दोस्तों, एक ऐसी दुनिया है जहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डेली का काम बिना पानी के करने पर मजबूर है। कैसे करेंगे, क्योंकि पीने तक का भरपूर पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ, चाहे उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है दोस्तों। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी के अंदर पानी निकालने के लिए मशीन लगा दी है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहां जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है। उन जमीनों से जितना भी पानी निकलता है वह शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन गरीब लोग गांव में रहने के लिए मजबूर है। उन्हीं गरीब लोगों में होम्स परिवार भी रहता है, जिसमें पिता ऑनेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मेरी और छोटा बेटा जेम्स शामिल है। बड़ी मुश्किल से परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था। इनके पास काफी बड़ी जमीन भी थी, जिसमें उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से ऑनेस्ट खेती नहीं कर पा रहा है। उसने सरकार से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, अगर मुझे पानी मिलेगा तो मैं इस पर फसल उगा सकता हूँ। लेकिन किसी को ऑनेस्ट की बात पर विश्वास नहीं है। इसीलिए ऑनेस्ट खुद ही जमीन खोदकर कोशिश करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और उसे पानी मिल जाए, जिससे उसका खेत हरा भरा हो जाए और फसल बेचकर वह पानी की कमी को भी अपने परिवार के लिए पूरा कर लेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ऑनेस्ट ने खेत में पानी निकालने के लिए जहां उसने मशीन लगाई थी, वहां पर दो चोर आ जाते हैं जो उसकी मशीन को चुराने आए हैं। ऑनेस्ट तुरंत ही वहां गन लेकर पहुंच जाता है और चोरों को जैसे ही पता लगता है कि ऑनेस्ट यहां पर आ चुका है, वह लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। पर तभी वह मौका देखकर अपने पास रखी गन निकाल लेते हैं ताकि ऑनेस्ट को शूट कर पाए। लेकिन ऑनेस्ट का पाला ऐसे चोरों से डेली पड़ता था, इसीलिए वह तुरंत ही गन चलाकर उन्हें ढेर कर देता है। देखा दोस्तों, ऐसा हाल हो गया है पानी के लिए कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। ऑनेस्ट अपनी मशीन को चेक करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वह भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि उसे दूसरी जगह गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वहां से पानी निकाला जा सके। ऑनेस्टी अब अपने बेटे जेम्स के साथ वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सके और यह पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। ऑनेस्ट इन लोगों को शराब या खाने पीने की चीज डिलीवर करने का काम करता है और वह सारी चीज अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और उन्हें वाटरमैन को दे देता है। वहां वायरमैन के साथ मैक्स नाम का भी आदमी शामिल है, जिससे ऑनेस्ट की अच्छी पहचान है। ऑनेस्ट मैक्स से कहता है, देखो भाई, तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है जहाँ पानी आता था वैसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ बड़ी मशीन लगवाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था, अब वह भी बंद हो गया। क्या तुम अपनी इन बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते? मैक्स कहता है कि यह तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें अगर बात करनी है तो मेरे बॉस से जाकर कर सकते हो। ऑनेस्ट को पता होता है कि बॉस उसकी सुनने वाला है नहीं, इसीलिए वह बेचारा अपना छोटा सा मुंह लेकर जेम्स के साथ घर आ जाता है। अगर आदमी की किस्मत खराब हो तो बुरी चीज होने में समय नहीं लगता, और ऐसा ही ऑनेस्ट के साथ भी हो जाता है। आते समय गधे का पैर पत्थर से टकराने की वजह से खुद ऑनेस्ट नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से गधे की एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा पहले ही परेशान था और टांग टूटने से और दुखी हो जाता है। इसके बाद ऑनेस्ट उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए मजबूरन उसे वही मार डालता है। क्या करता बेचारा? इसके बाद वह एक ऑप्शन हाउस में आता है जहां पुराने रोबोट को रिपेयर करके बेचा जाता है। ऑनेस्ट ऐसे ही एक रोबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वह डिलीवरी का काम संभाले पाए। साथ ही ऑप्शन में फेलम नाम का बंदा वहां पर बोरी लगाने आता है, लेकिन आखिर में ऑनेस्ट को है रोबोट मिल जाता है। जिस प्रकार ऑनेस्ट और जेम्स बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो काम की चीज आई हाथ में। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं जहां कैथरीन रहती है। कुछ समय पहले दुर्घटना का शिकार हो गई थी कैथरीन, इसीलिए वह चल फिर नहीं पाती। इसीलिए वायर के जरिए कैथरीन को रखा जाता है, वायर जो कैथरीन को चलने में मदद करते हैं। अब देखिए, ऑनेस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वह वायर का सिस्टम खरीदकर कैथरीन को घर लेकर आ पाए, इसीलिए परिवार के लोग वहां हॉस्पिटल में ही कैथरीन से मिलने आया जाया करते थे। अब अस्पताल के बाहर ऑनेस्ट की मुलाकात रॉबिन नाम के बंदे से होती है, जो ऑनेस्ट का एक बढ़िया दोस्त है। वह ज्यादा गरीब भी है, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और वह दिमाग से भी कमजोर है। इसीलिए जो ऑनेस्ट के पास थोड़ा बहुत पानी होता है, वह पानी वह रॉबिन और उसके परिवार को दे देता है।
क्योंकि भले ही ऑनेस्ट के पास पानी की कमी है, लेकिन बंदे का दिल बहुत बड़ा है। अब जैसे ही ऑनेस्ट वहां से घर आता है, तब वहां उसके पास फेलम पहुंच जाता है, जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। ऑनेस्ट को पता था कि फेलम एक नंबर का बदमाश आदमी है, वह रोबोट वापस करने में नाटक करेगा। इसीलिए दोस्तों ऑनेस्ट रोबोट देने से साफ मना कर देता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनेस्ट की बेटी मेरी का फेलम के साथ चक्कर चल रहा है। ऑनेस्ट ने कई बार मेरी को समझाया कि वह फेलम से दूर रहे और वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मेरी है कि सुनने को तैयार ही नहीं होती। उसे इंसान की वजह से वह अपने पिता से भी नफरत करने लगी है। बताओ दोस्तों, माँ बाप कभी गलत होते हैं क्या? जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते उनके साथ तो बुरा होता ही है। पक्का ही मेरी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। खैर आगे देखते हैं। अगले सीन में ऑनेस्ट एक और जगह गड्ढा खोद रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे पानी मिल जाए, लेकिन बड़ी मशीनों के पाइपलाइन के कारण आसपास का पूरा इलाका सूखा पड़ चुका था। इसीलिए ऑनेस्ट को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढा खोदने के दौरान ऑनेस्ट दिरहम से बात कर रहा होता है कि जब मैं शहर गया था वहां मैंने एक लड़की को देखा और वह बहुत सुंदर है। कहो तो बेटा मैं तुम्हारी बात करवा दूं। उससे मैं नहीं जानता कि हम इस हालत में कब तक जिंदा रह पाएंगे, इसीलिए हमारे पास जो भी पल बच्चे हैं उन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए। और ऐसे ही दोनों बाप बेटे आपस में बात करते हुए अपना समय बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। इसके बाद जैसे ही ऑनेस्ट घर आता है, मेरी उससे कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। पापा मैं फेलम के साथ जा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही घुटन हो रही है। ऑनेस्ट कहता है घुटन हो रही है, मैं बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपना सब कुछ देने की कोशिश की तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। और मेरी फटाक से जवाब देती है कि हम यहाँ जी नहीं रहे, सरवाइव कर रहे हैं और मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। ऑनेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मेरी नहीं मानती, तब ऑनेस्ट दरवाजा बंद करके खिड़कियों पर किले लगा देता है ताकि वह उसे आदमी से मिल न पाए। और जब ऑनेस्ट जैसे ही सप्लाई देने के लिए शहर जाने वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि रोबोट तो गायब है। तब उसकी हालत खराब हो जाती है और वह सोचता है कि यह काम फेलम के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। वह तुरंत वहां से वाटरमैन के पास आता है कि वह उससे पूछ सके कि वह आदमी यहाँ आया था कि नहीं। पर वहां पर आते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन मिलकर ऑनेस्ट पर धावा बोल देते हैं और जमकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों उनका कहना होता है कि तुमने हमारी पानी की सप्लाई चुराई और शायद उसे तुमने कहीं और भेज दिया होगा। ऑनेस्ट कहता है अरे यह क्या कह रहे हो तुम? मैं खुद तुमसे यहाँ पूछने आया था क्या वह फेलम मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया था कि नहीं, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही मार रहे हो। दोस्तों लेकिन ऑनेस्ट समझ चुका था कि फेलम ने मेरे बदले सप्लाईज ले ली और उसे वाटरमैन को देने की बजाय चुरा कर कहीं और लेकर चला गया। इसीलिए दोस्तों ऑनेस्ट वायरमैन से पीछा चुराकर वह फेलम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह उसे मिल भी जाता है। उसी ने वह सप्लाई चुराई थी दोस्तों, जिसे वह बड़े आराम से खा पी रहा था। इसीलिए ऑनेस्ट उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास ले जाने लगता है कि सरप्राइज में नहीं, इसने चुराई है। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। ऑनेस्ट सबसे ज्यादा थक चुका था, साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। इसीलिए दोस्तों फेलम उसे बहकने की कोशिश करता है कि इसमें से उसने थोड़ी शराब पी ली थी और इसमें थोड़ी ही बची है, और मेरी मानो तो दोनों बची हुई शराब आधा बांट कर पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ही ना, लेकिन हमने पिया नहीं तो प्यास से हम जरूर मर जाएंगे। इस पर ऑनेस्ट मैन जाता है। जैसे ही वह उसे आजाद करता है, फेलम उसे पर ही हमला कर देता है। ऑनेस्ट इस बार पहले से ही थका हुआ था और मार खाने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद फेलन सारी शराब ऑनेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि वाटरमैन जब उसे दिखे तो उन्हें यकीन हो जाए कि ऑनेस्ट ने ही सरप्राइज चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इसके बाद फेलम ऑनेस्ट को मार मार के रोबोट के साथ ही उसे रस्सी से बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऑनेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और होता भी ऐसा ही है, बेचारा ऑनेस्ट मारा जाता है दोस्तों। और लोगों को यही लग रहा था कि रोबोट ने ऑनेस्ट की जान ली। दोस्तों हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। अगले सीन में जेम्स अपने पिता को होने के दुख में बहुत उदास बैठा होता है और सारा गुस्सा रोबोट पर उतरकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि रोबोट नहीं उसके पिता की जान है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब वहां पर फेरम आकर जेम्स से कहता है कि रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा, आगे चलकर यह हमारे ही काम आएगा, इसीलिए इसे तोड़ो मत।
तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा और तुम्हारे परिवार का ख्याल भी रखूंगा। देखो दोस्तों, कहाँ कातिल उनके परिवार का मसीहा बनने की सोच रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेलम मैक्स के पास आकर यह कहता है कि मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं ऑनेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं? जो तुम कहोगे और वह मैं कर दूंगा। तो फेलम उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें मनाना पड़ेगा दोस्त। वह चाकू दिखाते हुए कहता है कि ये चाकू तो याद है ना तुम्हें, तुम सबने चाकू लेकर ऑनेस्ट पर हमला किया था। तब ये चाकू ऑनेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे जागो उसकी बॉडी के पास मिला जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ। सभी जानते हैं कि उसके मरने से पहले तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि सभी को जाकर यह बात बता देता हूं कि लड़ाई के दौरान मैक्स ऑनेस्ट को नहीं मार पाया। तो अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने ऑनेस्ट को मार दिया और आप डाल दिया रोबोट को। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फेलम की बात मानते हुए कंपनी से चुरा कर एक सीक्रेट पाइपलाइन ऑनेस्ट के खेत में चालू कर देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। फेलम वहां पर हल जोतता है ताकि वहां पर फसल उगा पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग लाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगाने लग जाती है। उसे देखकर जेम्स और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। साथ ही फेलम और मेरी रिलेशनशिप में भी थे, जिससे मेरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसीलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से वह बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी याद आ रहा था कि यह सब ऑनेस्ट का था, जो कि मैंने छीन लिया। और आज वह जीता होता तो नहीं उसकी मेरी से शादी होती और ना ही यह खेत उसे मिलता। ऑनेस्ट के मरने के बाद उसने सारी चीजों को दोस्तों अपना लिया था। लेकिन यह इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकता। आगे देखिए और कितने पाप यह करता है। अगले सीन में बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं जो इस आदमी के पैरों तले जमीन किसका देने वाली बात बताते हैं कि जिस जमीन पर तुमने खेती की है वह जमीन ऑनेस्ट ने गिरवी रखी थी। अब ऑनेस्ट तो मर गया, तो इसीलिए यह जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल होगी वह भी बैंक के पास ही जाएगी। फिल्म कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी और मैं दूसरी जमीन देख लेता। लेकिन बैंक वाले नहीं मानते और वह कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले तो तुम इस जमीन को भूल जाना। इतना कहने के बाद वह चले जाते हैं। फेलम तो परेशान हो चुका था कि ऑनेस्ट ने मुझे बेवकूफ बना दिया, उस जमीन तक गिरवी रखी है। बताओ मैं इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा? बताओ दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फेलम जेम्स को कहकर रोबोट को बेचने चल पड़ता है ताकि इसके पैसों से वह कर्ज चुका सके। लेकिन दोस्तों, फेलम शरीफ आदमी नहीं था। वह रॉबी के पास आता है, वही रॉबी जो काफी ज्यादा गरीब है, और वह उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। इसीलिए बेचारा रॉबी अपने बच्चों को लिए फेलम के साथ चल पड़ता है। मैंने कहा था ना दोस्तों, फेलम के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। वह रोबोट के साथ रॉबी के बच्चे को भी बेच देता है, जिससे मिले पैसों को वह बैंक वालों को दे देगा। जैसे ही यह बात रॉबी को पता लगती है, वह फेलम से झगड़ा करने की कोशिश करता है, पर जहां पर उसने बच्चा भेजा था वहां पर झगड़ा करने का रूल नहीं होता है। जो डील हो गई वह कभी नहीं टूटेगी। इसीलिए बदमाश लोग रॉबी को शूट करके मार देते हैं। साथ ही वह फेलन को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि फेलन रॉबी की परमिशन के साथ बच्चों को बेच रहा है। फेलन जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भाग ही जाता है। साथ ही वह रोबोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे जेम्स को भी तो बताना है कि यह पैसे बच्चे को बेचकर नहीं और रोबोट को बेचकर आए हैं। क्या कहें दोस्तों, कितना बड़ा आदमी है यह। तभी तो दोस्तों, ऑनेस्ट अपनी बेटी मेरी को मना कर रहा था इसके साथ रहने के लिए। अब बैंक को पैसा देने की वजह से जमीन फिर इस आदमी की हो जाती है, तो वही रोबोट आगे बढ़ते हुए अपने ओरिजिनल ऑनर के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि जब वह बदमाश रॉबी और फेलन को शूट कर रहे थे तो कुछ गोली रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ यह कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई और इसीलिए वह अपने ओरिजिनल ऑनर के पास जा रहा है, जो कि शहर में रहता है और ऑनर का नाम है केल्विन। जैसे ही वह रोबोट को देखा है तो वह हैरान हो जाता है कि यह किसका रोबोट घूमकर मेरे पास आ गया। उसे रोबोट पर दोस्तों ऑनेस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए केल्विन रेडियो के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ ताकि वह आगे आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। जेम्स जैसी रेडियो को ऑन करता है तो वह हैरान हो जाता है कि फेलम तो बता रहा था कि उसने रोबोट को भेज दिया है, लेकिन केल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है। इसीलिए दोस्तों, वह डिसाइड करता है कि केल्विन अगर रोबोट वापस देना चाहता है तो कोई नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है।
मैं जाकर उसको ले लेता हूँ। अगले सीन में दोस्तों जेम्स को रॉबी की पत्नी दिखाई देती है, जो रॉबी के मरने से सदमे में जा चुकी थी और वह रॉबी और उसके बच्चे को खाने का इंतजार करती है। यह उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब चीज देखकर जेम्स को लगता है कि कुछ तो बात है कि वह आदमी उससे छुपा रहा है। इसके बाद वह शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम एना है, जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। वह है भी बहुत कम पैसों में। जैसे ही जेम्स एना को देखा है, बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि वह खूब हूँ वैसी होती है जैसा कि ऑनेस्ट ने उसे खूबसूरत लड़की के बारे में बताया था। आपको याद है दोस्तों, जब ऑनेस्ट अपने बेटे से कह रहा था कि शादी करो तो मैं उससे बात करता हूँ, तब जेम्स उसे ऑनेस्ट के बारे में पूछता है, पर वह तो जानती ही नहीं ऑनेस्ट को। फिर जेम्स भी उससे कुछ नहीं कहता। फिर शहर तक जाने वाली गाड़ी में छुपाकर वह उसको बैठा देती है और उसकी मदद से जेम्स शहर पहुंच जाता है। अब शहर आने के बाद जेम्स केल्विन से मिलता है, जो उसे उसका रोबोट वापस कर देता है, और रोबोट को जो गोलियां लगी थीं केल्विन ने उसे भी रिपेयर कर दिया था। साथ ही उसने रोबोट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेम्स जैसे ही रोबोट को ध्यान से देखा तो पता लगता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है, जो कि लेजर बीम की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके। तब वह अपने पिता के साथ बिताए पल दिखाई देते हैं, जिन्हें रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हें वीडियो में वह वीडियो भी होते हैं दोस्तों, जिसमें फेलम ऑनेस्ट को मार रहा था और रस्सी से बांधकर रोबोट के साथ छोड़ दिया था। इस चीज को देखकर एक झटका लगता है। अब उसे सच्चाई का पता लग चुका था कि उसके पिता का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि फेलम की सोची समझी साजिश थी। इसीलिए वह रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है और आकर फेलम को यह नहीं बताता कि उसे सब कुछ पता लग गया है, क्योंकि अगर यह सब मेरी को मालूम पड़ा कि यह सब उसके पति ने किया है तो वह तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ऊपर से वह प्रेग्नेंट भी है। तब जेम्स एक प्लान बनाता है। मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। यह सुनकर वह परेशान हो गया कि रॉबी तो मर चुका है, यह कौन सा रॉबी बुला रहा है। तब वह कहता है कि शायद वह कोई दूसरा फेलम होगा जिसे वह बुला रहा है। प्लान फेल होता देख जेम्स एक लेटर लिखता है रॉबी के नाम पर फेलम को, और वह उसे उसी जगह बुला रहा है जहां ऑनेस्ट मारा था। लेटर देखकर वह समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वहां जाकर देखना ही पड़ेगा। इसीलिए वह वहां पर जाता है जहां उसने ऑनेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर डरा दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह उस गड्ढे में गिर जाता है, जहां गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वह मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वहां पर जेम्स गन लेकर आता है और उसे इतने गुस्से में देखकर वह समझ जाता है कि जेम्स को सब कुछ पता चल गया है और ये सारा प्लान इसी का था। तब फेलम जेम्स को बहलाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो और देखो मैं तुम्हारा और मेरी का कितना अच्छे से ख्याल रखा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए तुम मुझे जाने दो। लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता और सीधा फेलम को शूट करके मार देता है और वहां से आ जाता है। इसके बाद वह रोबोट की मेमोरी भी इरेज कर देता है ताकि मेरी यह सब कुछ देख ही ना पाए, और वह नहीं चाहता कि मेरी इसका यह सच जान कुछ दिन गुजर चुके थे। अपने पति के घर न आने से मैं बहुत परेशान होती हूँ। तब जेम्स कहता है कि वह कभी अच्छा इंसान था ही नहीं, वह तुम्हें छोड़कर भाग गया। अब यह सुनकर मैं एकदम उदास हो जाती हूँ और अपने दिल से अपने पति के लिए प्यार खत्म कर देती हूँ। उल्टा मैं उससे नफरत करने लगती हूँ। जेम्स ने बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया। उसके बाद जेम्स और मैं दोनों अपना घर चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि खेत हमें मिल चुका था। हमें फसल को बेचकर वह पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी मां को अस्पताल से घर लेकर आ सकें।